नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है। हर एक चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। एक्सपोर्ट के प्रोसीजर के बारे में, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, किस प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट करना है उसके बारे में, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट करें, ये सारी जानकारी आपको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में ही दोस्तों, अभी हाल ही में हमने कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन पे एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं या यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जिस जूम ऐप है, जिसके ऊपर आप आराम से घर पे बैठ के आपका ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल्स और बाकी चीजों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखी रही होंगी कि ट्रेनिंग के अंदर हम क्या टॉपिक्स आपके कवर करते हैं। और फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें ताकि आपका पूरा कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने सब्जेक्ट में देखा कि इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, तो आज हमारा टॉपिक यही है कि इंडिया से जो मक्का होता है, मेज होता है, उसका एक्सपोर्ट इंडिया से कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, मेज जो है अभी उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है। मेज अभी आना चालू हो गया है जुलाई और अगस्त के बीच में आपका। तो मेज का एक्सपोर्ट काफी कंट्रीज में आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका मार्केट है मेज का और काफी सारा इसमें मुनाफा है। कमोडिटी के अंदर काम करने में हमेशा मुनाफा होता है, बस प्रॉब्लम यह है कि इसका जो इन्वॉइसिंग है बहुत बड़ा होता है। मतलब जैसे कई लोग इनिशियली लेवल से शुरू करना चाहें, बोलें कि हम 3-4 लाख में शिपमेंट करना चाहते हैं या इनिशियली इन्वेस्टमेंट में कोई 2-3 लाख रुपए में शिपमेंट हो, तो कमोडिटी से थोड़ा सा दूर रहें। इस तरह जैसे राइस हो गया, आपका वीट हो गया, वीट फ्लोर्स वगैरह जो भी है, और ये आपका मेज हो गया, अदर कमोडिटीज में अगर आप डील करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपका बजट रख के चले। मतलब आपके पास उतना फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। इसके अंदर काफी बड़ी थोड़ी इन्वेस्ट बन जाती है। इसके लिए थोड़े से कई लोग जो नए एक्सपोर्टर होते हैं वो थोड़ा सा इन चीजों से बचते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप खुद इसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं या फिर आप खुद फार्मर हैं, आप खुद उगा रहे हैं फसल को, तो आप इसका एक्सपोर्ट बहुत आसानी से कर पाएंगे। और इसके एक्सपोर्ट के लिए मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए और इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट कहाँ होता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। तो सबसे पहले जब आपको अगर इंडिया से मेज का एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रेड नेम आपका डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो कंपनी है वो किस नाम से रजिस्टर्ड हो। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा एक एक चीज समझ में आएगा, आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फर्म नेम डिसाइड कर लेना है कि आपकी कंपनी का नाम क्या रहेगा। फर्म नेम से मतलब फर्म नेम, ट्रेड नेम, बोथ आर सिमिलर थिंग। तो आपको एक नाम डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आपको उस नाम के ऊपर एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेना है, जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज में आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, एक करंट अकाउंट ओपन करा लेना है, ठीक है। करंट अकाउंट आपका ओपन हो गया। किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक में आप करा ले, गवर्नमेंट बैंक में आप करा ले, तो जो भी चार्जेस है उनके, जो भी कोई 10,000 का खुलता है, कोई 25,000 का खुलता है, कोई 50,000 रुपए का करंट अकाउंट की ओपनिंग जो बैलेंस रखना पड़ता है, मतलब तो उस हिसाब से आपका अकाउंट खुल जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है। अब देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद बार बार नहीं लेना पड़ता है, पहली बात तो ये। और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहे आप किसी भी कमोडिटी के लिए लें, उसमें आप सारी कमोडिटी सेलेक्ट करके रखें, आपके जहां से भी आप बनवाएं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आप चाहे तो हम भी आपको बना के दे देते हैं। तो उसमें क्या, सारी कमोडिटी, मोस्टली ज्यादातर कमोडिटी हम सेलेक्ट कर लें, एक्सपोर्ट में भी इंपोर्ट में भी, ताकि फ्यूचर में चाहे हम किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, कोई इश्यू नहीं रहता। एक ही कोड से आप आराम से काम कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूं, जो भी आप फर्म नेम डिसाइड करते हैं तो वो फर्म नेम थोड़ा ऐसा कॉमन नेम रखें जिससे, मतलब जैसे आप एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अगर आप राइस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपने कंपनी के अंदर दे दिया राइस एक्सपोर्टर्स नेम दे दिया, मतलब आपका नाम दे दिया कंपनी का और उसमें पीछे लिख दिया राइस एक्सपोर्टर इंटरनेशनल या राइस से रिलेटेड लिख दिया नाम,
तो आप फिर हमेशा सिर्फ राइस के एक्सपोर्ट में ही रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल कमोडिटी में डील करूं या फिर मैं अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट में भी डील कर सकता हूं, तो आप एक कॉमन नेम उसको कंपनी के नाम को दें, ठीक है। और कंपनी के नाम के बाद मैंने आपको बताया जीएसटी लेना है, जीएसटी के बाद करंट अकाउंट के बाद आपका आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो दोस्तों अब यहां से सारी चीजें चालू होती है कि बाकी चीजें कैसे करनी होती है एक्सपोर्ट के अंदर। तो जब आप करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आईसी ले लेते हैं, अब इसके बाद क्या करना होता है, बायर फाइंडिंग प्रोसेस आता है। आपको पता है हमारे पास माल है पर ये बेचेंगे कहाँ, ठीक है। तो बेचने के लिए अब आपको ये पता होना जरूरी है कि इसका मार्केट कहाँ पे, इसके बायर कहाँ पे है। तो दोस्तों मेज जो है काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, नियर बाई कंट्रीज में तो काफी ज्यादा होता है। वियतनाम आपका यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, यूएसए में भी इसका थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट है। तो आप इन कंट्रीज को थोड़ा टारगेट करें, और अगर आपको एक स्पेशल पूरा कंप्लीटली रिपोर्ट चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ जाता है, किन बायर्स को जाता है, तो हम आपको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और आपको कंप्लीट उस पर डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। और साथ में जो आपका मेज का जो प्राइस जाता है, ये हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड सब टाइप का मेज जाता है। थोड़ा सा ये होता है कि सैम्पलिंग पहले आप दिखा दो, सैंपल भेज दो, और फिर उनको वो समझ में आता है तो फिर वो आपका मटेरियल परचेज कर लेते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग का ही काम होता है, क्योंकि कमोडिटी के अंदर तो सैम्पलिंग का काम सबसे फर्स्ट है। तो आपको सिंपल सा 100 ग्राम 50 ग्राम के छोटे छोटे पैक बना के बाहर को पहले भेज दो, कुरियर कर दो, बहुत मिनिमम आपका चार्जेस रहेगा, किसी भी कंपनी से भेज दो उसका एड्रेस लेके। तो वो सिंपल से आपको वहां से फिर वो उनका टेस्टिंग वगैरह जो भी कराना होगा वो कर लेंगे, और फिर आपको ऑर्डर दे देंगे। तो इन कंट्रीज को आपको टारगेट करना है, और साथ में आपको क्या करना है, एक एपीडा का सर्टिफिकेशन आपको लेके रखना है, एग्रीकल्चर प्रमोशन काउंसिल्स के। क्योंकि सर्टिफिकेट के बात आई है तो कई बार क्या होता है, बायर भी आपसे कुछ सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकता है, लाइक वो टेस्टिंग रिपोर्ट की डिमांड कर सकता है, एपीडा का आपका सर्टिफिकेट आपका ये मांग सकता है। तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट बना के रखना है। तो एपीडा का सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन आपको एपीडा एग्रीकल्चर प्रमोशन काउंसिल से मिल जाता है, और आप चाहें तो हम भी आपको बनवा के दिला सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि बायर किस किस कंट्रीज के अंदर फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। उसके लिए हमारा एक पूरा वीडियो है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे, अदर वीडियो उसमें जाके वहां से आपको पता चलेगा कि बायर फाइंडिंग प्रोसेस कैसे होती है, किस तरीके से बायर को ढूंढा जाता है, किस तरीके से आपको बायर मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको हमारा पूरा एक रिसर्च किया हुआ है कि कहाँ पे किस तरीके से मटेरियल जा रहा है, क्या प्राइसिंग पे जा रहा है। तो आपको अगर वो शीट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको अब नेक्स्ट जो आपको काम करना होगा, मान लीजिए आपके पास बायर बन जाता है, आपने प्राइसिंग वगैरह दे दी है, पर प्राइसिंग देते टाइम किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो प्राइस देते समय आपको ये पता कर लेना है कि सबसे पहले तो बायर से पूछ लेना है कि भाई आपको रेट एफओबी चाहिए या सीआईएफ चाहिए, ठीक है। दो तरीके की मोस्टली रेट चलता है, फ्री ऑन बोर्ड और कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट सीआईएफ। तो जब आप एफओबी रेट देंगे तो एफओबी रेट में आपको क्या क्या जोड़ लेना है, आपके मटेरियल की कॉस्ट जोड़ लेना है, लोडिंग कॉस्ट जोड़ लेना है, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लेना है। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा वाला, आपकी फैक्ट्री से आप जिस भी पोर्ट से शिपमेंट करेंगे इंडिया के, मान लीजिए आप राजस्थान में है तो राजस्थान का मैक्सिमम मटेरियल जो एक्सपोर्ट होता है मुंद्रा पोर्ट्स गुजरात के अंदर से होता है। तो मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री के ऊपर मेरे को क्या क्या कॉस्ट जोड़ना है, एक तो मेरा मटेरियल का कॉस्ट, प्लस मैंने उसको पैकेजिंग किया 25 केजी 50 केजी, जो भी बाहर से हमें पूछ के रखना है भाई आपको पैकेजिंग कैसी चाहिए। तो वो जो भी बोलेगा भाई आप 25 केजीज में बैग्स के अंदर आप कर दो, 50 केजीज के बैग के अंदर आप कर दो, तो वो आपको पैकेजिंग कर लेना है, ठीक है। अब वो पैकेजिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, आपकी पहले कॉस्टिंग निकाल लो, कितना मटेरियल जाएगा आपका ये आपको देख लेना है। तो ऑलमोस्ट 28 टन तक हम 28 टन तक हम एक कंटेनर में शिपमेंट कर सकते हैं। अब कंटेनर दो टाइप्स के होते हैं, एक 20 फीटर एक 40 फीटर। कंटेनर्स का मतलब लोहे का बॉक्सेस जिसके अंदर इस कमोडिटी को भरा जाता है। तो एक 20 फीटर होता है 40 फीटर होता है, दोनों के अंदर ही 28 टन से ज्यादा कमोडिटी नहीं स्टफ कर सकते। तो 20 फीटर कंटेनर कुछ और कमोडिटी के लिए होता है, और एग्रीकल्चर कमोडिटी मोस्टली 40 फीटर कंटेनर में जाता है। तो जब भी आपको बुकिंग करनी या कोटेशन बनाने तो 40 फीटर के हिसाब से बनाएंगे, 40 फीटर कंटेनर्स के, क्योंकि उनके टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, बिल ऑफ लेडिंग्स के चार्जेस होते हैं जो सब डिफरेंट होते हैं 20 फीटर के और 40 फीटर के। तो आपको 40 फीटर के हिसाब से वर्कआउट करना है प्राइस के ऊपर, क्योंकि आपको पहले प्राइस ही देना पड़ेगा बायर को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एफओबी कोटेशन मान लीजिए आपको बनाना है, तो आपने क्या क्या जोड़ा, आपका मटेरियल का कॉस्ट जोड़ा, पैकेजिंग का कॉस्ट जोड़ा,
पैकेजिंग का कॉस्ट जोड़ लेने के बाद आपने आपका मार्जिन जोड़ा, मार्जिन जोड़ लेने के बाद अगर राजस्थान की आपकी फैक्ट्री है, यहाँ से आपको मुंद्रा पोर्ट तक पहुंचने का ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा वो जोड़ना है। उसके बाद पोर्ट के ऊपर, मुंद्रा पोर्ट के ऊपर जो आपका कस्टम क्लियरेंस होगा उसके कितना चार्जेस लगेगा, तो सीएचए से ये चार्जेस आपको लेके रख लेने हैं। साथ में फ्रेट फॉरवर्डिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग मतलब होता है कि अब जब मुंद्रा पोर्ट से आपके बाहर के पोर्ट तक भी जाना है मटेरियल, तो बाहर क्या करता है, उस केस में आपको एक एजेंट इंडिया में ही प्रोवाइड कराता है। तो कस्टम वाला तो आपका रहता है, पर जो फ्रेट की फॉरवर्डिंग करेगा, मतलब जो आगे का वर्कआउट करेगा इंडिया से और वहां तक पहुंचाने का काम जो रहेगा, वो उसके लिए एक बंदा आपको प्रोवाइड कराता है, एक कंपनी आपको वो सजेस्ट करता है। तो वो कंपनी आपको एक बुकिंग देती है, एक पूरा परफॉर्मा टाइप बुकिंग होता है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि भाई कब वेसल लगेगा। वेसल मतलब एक बड़ा जहाज जिसमें आपका जो कंटेनर है वो लोड होके आगे जाता है। तो वो जो फॉरवर्डर है वो बाहर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। वो आपको फ्रेट सिर्फ आपको नहीं देना पड़ता उसमें, पर फ्रेट के अलावा भी कुछ चार्जेस होते हैं जिसे हम बिल ऑफ लेडिंग के चार्जेस बोलते हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस होता है, एएनएस होता है कई अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाता है तो, और काफी सारे पोर्ट सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह ये सब होते हैं। तो जो वो आदमी रहता है वो आपको ये चार्जेस प्रोवाइड कराता है। तो ये चार्जेस आपको ले लेने हैं, तो लोकल फ्रेट फॉरवर्डिंग के प्लस आपको एक कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस, ये दोनों चार्जेस आपको रेट में आपके जोड़ लेने हैं, मतलब आपकी टोटल कॉस्टिंग के अंदर जोड़ लेना है। वैसे मेरा एक वीडियो है एफओबी और सीआईएफ, अगर आप उसको देख लेंगे तो थोड़ा सा और इजी आपको पड़ेगा कि प्राइसिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से आपको कोटेशन प्रोवाइड कराने हैं। तो आप इस तरीके से कोटेशन बायर को बना के देंगे एफओबी में। और सीआईएफ में क्या करेंगे, जो आपके एफओबी तक कोटेशन आ रहे हैं कस्टम क्लियरेंस तक वो तो जोड़ना ही है, प्लस लोकल चार्जेस भी आपको जोड़ना है। अब जब उसमें फ्रेट नहीं जोड़ा जा रहा था एफओबी में, अब इसमें फ्रेट भी जोड़ लेना है, मतलब इंडिया के पोर्ट से बाहर के पोर्ट तक पहुंचाने का फ्रेट भी हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो अब आपने सारी चीजें ऐड करके और फिर आपने बायर को रेट दे दिए पर क्विंटल पर केजी जो भी आपकी रेट चल रही है, ठीक है। तो आपको आईएनआर में रेट नहीं देना है, बाहर से पूछना है उसको कौन सी करेंसी के रेट चाहिए, तो वो बोलेगा यूएसडी में। अब आपने सारा रेट जोड़ा, आपका 5 लाख 10 लाख का खर्चा आ रहा है, 10 लाख का खर्चा आ रहा है, अब यूएसडी 70 का चल रहा है, तो उससे आपको 10 लाख को 70 से डिवाइड कर देना है। तो 70 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल आपकी इनवॉइस वैल्यू यूएसडी में आ जाएगी, ठीक है। अब यूएसडी में जो इनवॉइस वैल्यू आ गई उसको डिवाइड कर देना है टोटल क्वांटिटी जो हम स्टफ कर रहे हैं कंटेनर के अंदर। जैसे 28 टन भेज रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 28 टन, तो पर टन की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। तो पर टन की कॉस्ट आप बायर को इस तरीके से दे सकते हैं। जब बायर आपकी प्राइसिंग पे एग्री हो जाता है तो बात आती है फिर पेमेंट टर्म्स की। तो पेमेंट टर्म्स आपको मोस्टली रखना है 20% एडवांस, रेस्ट अगेंस्ट द इसके इन कॉपी ऑफ बीएल। बिल ऑफ लेडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है, जब आपका कंटेनर यहां से सेल हो जाता है उसके बाद आपको एक बिल ऑफ लेडिंग एक डॉक्यूमेंट मिलता है। उस पे सारा आपका डिटेल्स लिखा होता है, कंटेनर नंबर, वेसल नंबर, कौन से बायर को जा रहा है, कौन सी कंट्री में जा रहा है, एक्सपोर्टर कौन है, ये सारा डिटेल उसमें होता है, कितना वेट है कंटेनर का, ठीक है। तो ये सब आपका उसमें मेंशन होता है। ये आप स्कैन कॉपी आप बायर को भेजते हैं, बायर उसके बिहाफ पे आपका पेमेंट कर देता है। अगर ये पेमेंट टर्म्स आपका नहीं बैठता है तो आप एक एलसी जो होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके बिहाफ पे, क्योंकि मोस्टली जो कमोडिटी होती है काफी सारा पेमेंट उसमें होता है, तो मोस्टली एलसी के ऊपर इसका शिपमेंट होता है, कई लोग एलसी पे ही करते हैं। एलसी आपका एट साइड एलसी और इररिवोकेबल एलसी पे आपको काम करना है। इसके बारे में आप नेट पे पढ़ लें थोड़ा सा और इररिवोकेबल एलसी के बारे में, और जल्दी हमारा एक वीडियो बनेगा पूरा एलसी को समझाया जाएगा, तो आप वहां भी आप हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो भी मिल जाए, ठीक है। बाकी आपको कोई भी इश्यू हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, डायरेक्ट लाइंस आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी इशू हो तो आप इस तरीके से आपका क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। और दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपका पेमेंट टर्म जैसे जब डिसाइड हो जाता है, तो पेमेंट टर्म डिसाइड होने के बाद आप 5 to 10 डेज का एक टाइम लेंगे, 15 डेज का लेंगे, जो भी आप जितना भी टाइम आपको लगे प्रिपरेशन करने में, उतना टाइम आप बाहर को बोल के रखो कि 15 दिन में डिस्पैच करेंगे या 30 दिन में डिस्पैच करेंगे। मटेरियल को भरा जाएगा, वही जो बैग्स वगैरह जो भी आप 50 kg के प्लास्टिक के बैग्स भर रहे हैं या 25 kg के भर रहे हैं, 28 टन का वेट हमें बिठाना है पूरा, तो उसी हिसाब से हम कंटेनर्स के अंदर बैग्स पैक करेंगे, ठीक है। और जब आप बैग्स पैक कर लेंगे तो आपको डिस्पैच कर देना है पोर्ट के ऊपर। पोर्ट के ऊपर आपको डिस्पैच करने से पहले बायर से उसका फॉरवर्डर ले लेना है कि भाई आप कौन हमें आगे के लिए जो कंटेनर प्रोवाइड कराएगा। तो हमारे सीएचए और वो जो उसका बंदा होता है वो दोनों कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, और हमारा सीएचए हमारे पोर्ट के ऊपर हमारा माल खाली करवा लेता है, कंटेनर पिकअप करता है, कंटेनर में मटेरियल को स्टफ करता है और स्टफ करके आगे शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देता है। तो जब शिपिंग लाइन को हैंड ओवर हो जाता है मटेरियल, फिर वहां से जिस दिन का भी वेसल होता है उस दिन वो डिपार्चर कर जाता है और आपको बाकी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, जैसे बिल ऑफ लेडिंग्स वगैरह।
तो आपको क्या करना है, उसी बीच में कस्टम के चार्जेस आपको पे करने रहेंगे, बिल ऑफ लेडिंग के जो चार्जेस है, फ्रेट फॉरवर्डिंग के जो चार्जेस है लोकस, वो आपको पे करने रहेंगे। तब जाके आपको शिपिंग बिल मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक डॉक्यूमेंट होता है, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, कोई बार मांगता है कोई नहीं मांगता। कई लोग मांगते हैं कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें चाहिए कि ये गुड्स जो है इंडियन ओरिजिन के, उसके लिए तो आपका सीएचए ही आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। हर शिपमेंट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट बनेगा, हर शिपमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि पहले से बना के रखना है, आपका जब शिपमेंट होगा तभी बनेगा। उसके बाद आपको आगे क्या, आगे जब आपके पास बिल ऑफ लेडिंग्स वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, तो अगर आपने बायर को पेमेंट आपका आ गया है तो डायरेक्ट बायर को कुरियर करें, और नहीं तो आप एक बैंक के थ्रू भी आप इनको बायर्स को डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।